मंच पर उपस्थित और किसान सम्मेलन के माननीय अध्यक्ष मेरे छोटे भाई आशुतोष कुमार जी, आज के कार्यक्रम में उपस्थित हम सब लोग के मुख्य अतिथि उद्घाटनकर्ता इस कार्यक्रम के और मेरे अत्यंत प्रिय छोटे भाई परम आदरणीय श्री दिवेश मिश्रा जी, मंच पर उपस्थित किसानों के लिए लगातार संघर्ष करने वाले और किसानों की आवाज और खुद किसान माननीय पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री रामचंद्र शर्मा जी, मेरे छोटे भाई पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय श्री अशोक वर्मा जी, जिला के तेज तर्रार प्रभारी और विद्वान भाई श्री अतुल सिन्हा जी, प्रदेश कार्य समिति के माननीय सदस्य श्री रविंद्र रंजन जी, माननीय श्री अजय कुमार जी, प्रदेश कार्य समिति के अध्यक्ष भाई पंकज मुखिया जी, शिवेंद्र धारी जी, भाई राजकुमार शर्मा जी जिला के उपाध्यक्ष हैं और इस कार्यक्रम के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए हैं। किसान मोर्चा के अध्यक्ष माननीय श्री रामकिशोर शर्मा जी, जिला के माननीय उपाध्यक्ष भाई वरुण कुशवाहा जी, पालीगंज नगर के अध्यक्ष छोटे भाई संदीप गुप्ता जी, मैं धन्यवाद देता हूँ संदीप गुप्ता को और सभी उनके टीम के साथियों को। मैं जब कल पालीगंज से क्रॉस कर रहा था तो रात के करीब 8-9 बजे उससे पहले मंत्री बनने के बाद पटना ग्रामीण के पालीगंज धरती पर हमारे छोटे भाई लोकप्रिय नेता दिवेश मिश्रा जी मंत्री के रूप में आए हैं। इसे जोरदार के साथ इसका स्वागत करने का तारीफ होता है। आज बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा के लिए खास तौर पर भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मंत्री जी को हम लोग के बीच में भेजा है। पालीगंज की धरती और पटना ग्रामीण किसानों की धरती है और यहाँ के किसान अपनी खून पसीना लगा करके मेहनत के साथ पसीना बहा करके उत्पादन करते हैं। उत्तम किसान भी है, छोटे किसान है, खासतौर पर कोई बड़े किसान नहीं है, काश्तकार नहीं है। और ये सब इलाका में किसानों के बल पर ही परिवार चलता है। मजदूर है, किसान है, नौजवान है और यहाँ मुख्य रूप से कोई बिजनेस नहीं है, केवल किसानी है। और किसान का दर्द और पीड़ा मैं विशेष तौर पर जानता हूँ, किसान का बेटा भी हूँ। इसी मोहम्मदपुर के इलाके में मेरी अपनी खेती भी है और किसान, छोटे किसान का बेटा होने के नाते किसानों की दर्द और पीड़ा को और खास तौर पर आपने सौभाग्य प्राप्त करवाया है कि लगातार कई वर्षों से आपका प्रतिनिधित्व कर रहा हूं कि आपकी दर्द और पीड़ा को जानता हूं। लंबा टाइम हो गया राजनीति में हमारा और मैं 5 बार लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया, 1 बार राज्यसभा का, 2 बार विधान परिषद का। बहुत सी सरकारों को मैंने देखा आया गया, कुछ करने का काम नहीं है। नहीं तो आज दुर्दशा होती किसानों का, ये परेशानी होता पानी के लिए, खाद के लिए, बिजली के लिए, किसानों का जो मजदूरी है उसके लिए उत्पादन होता, लागत राशि लगती है, होने होने में पैसा भी नहीं दे पाता है, उत्पादन में उनको पूंजी लग रहा है और किसान निराश हो रहा है।
देश के अन्य भागों में किसान बड़े पैमाने पर आत्महत्या करने पर मजबूर हुए। 2014 में एक स्थिति आई, देश के आम लोगों ने एक ऐसे प्रधानमंत्री जो गरीब का बेटा था, जिसको सब चीज का परेशानी से ठेला ताल जाने का काम किया, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। और स्मरण कीजिए, आपने मेरे जैसे एक किसान के बेटा को भेजा लोकसभा में। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं, मैंने देखा किसान के पीड़ा के जाने को प्रधानमंत्री जी का बहुत करीब से देखा, उनके कैबिनेट मंत्री जाऊं। पहली बैठक में ही उन्होंने तय किया कि हमारी सरकार की जो प्राथमिकता होगी गांव, गरीब और किसान। गांव, गरीब और किसान हमारा पिछले 7 वर्ष लगभग होने जा रहे हैं। किसी ने कुछ चिंता की है तो भारत के नरेंद्र मोदी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसान की चिंता की है और उसका ज्वलंत उदाहरण है मेरे साथियों ने बताने का काम किया। 6,000 रुपए की राशि नींद पड़े रविंद्र चले, नींद पड़े रोगी तो लाखा लाखी होगा। अभी आया नहीं कि मारा मारी लाखा लाखी लोन होने की समझ हो रहे। जब से मोदी जी की पॉलिसी आई और नींद पड़े रोगिया जो नेपाल में स्मगलिंग होता था, बिहार से खास कर लेके 6 से ज्यादा जाता था, बगल में ही कर नेपाल का, तो सारे चीज पर नियंत्रण करने का काम किया बड़ी बारीकी से। और प्रधानमंत्री जी का हमें दुगना आमदनी करना चाहता हूँ भाई। ढेर गुना आमदनी को जो उत्पादन क्षमता उसका ढेर गुना राशि को दिया जा रहा है। कई चीजों का संबंध के लंबा हो जाएगा पानी तो घर में पानी का सुनना चाहिए और अब खुद एहसास भी करते होंगे। पहले के अपेक्षा के दर में बहुत फर्क। अब तो भारत की सरकार ने यह तय किया है कि हर बोल का हम लाइन जाने का काम करेंगे। राज्य सरकार ने तय किया है और बहुत जल्द इसमें काम प्रारंभ हो जाए। कोई ऐसा बोल नहीं होगा जहां लाइन की हो जैसे घर में लाइन चल रही। कई ऐसे कार्यक्रम है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मुझे सौभाग्य बात है कि जो बिल आया था उस कानून को लाने में मैंने मुहर लगाया। कहीं कोई कंपनी अध्यक्ष ने विश्वास से कहा मैं उसको बुलाना नहीं चाहता। इस बिल में, इस कानून में किसी को, किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में तो पहले ही जो बजा पहले वहां मंडी हमारे यहाँ बाजार समिति में जो शोषण होता था दोनों का इलाज के लिए कहीं और सरकार में, जिसका सरकार में मैं भी था पहले, कहीं से वो तकनीक याद हुआ, एक आदमी खा हुआ, एक भैंस में ले जाए उसका भी टैक्स चल रहा है, एक बकरी में ले जाए उसका भी टैक्स चल रहा है। हमने लोग याद कीजिए। वैसे तो गुलामी था, उससे मुक्त कराने की सरकार ने काम किया है। नीतीश कुमार की सरकार ने हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या दिक्कत है कि हम उत्पादन कर रहे हैं, जहाँ को पैसा आपको ज्यादा मिलेगा हम वहां सामान दे देंगे, इसमें क्या दिक्कत है? मंडी वाले जो लोग हैं इनका उस पर वर्चस्व है। जो किसान आंदोलन के नाम पर, ये जो किसान आंदोलन के नाम पर डिस्टर्ब करना चाहते हैं और खासतौर पर उनका जो स्थिति थी, एक ही निशाना है कि मोदी जी को डिस्ट्रैक्ट करो, उनकी सरकार को अस्थिर करने का काम। यही से और जितना भी पक्ष है सब उसमें जुड़ गया, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, माले हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, जितने विरोधी लोग हैं सब जुट गए हैं। और ठीक है, हमारे दिनेश भाई कह रहे थे कि 500 से अधिक किसानों का संगठन है। कुछ चंदो जिनके पेट में लाल लग रहा है, वो बड़े बड़े ठेकेदार, बड़े बड़े लोग, तो वो मंडी वाले जिनके हाथ में कब्जा था, हजारों करोड़ के वाले लोग, उन्हीं को परेशानी हो रही है। यहाँ से अभी देखिए, आज छपा है खबर, समस्तीपुर में फूलगोभी की खेती हो रही थी। वहां एक किसान खेती कर रहा था, मूल नहीं मिल रहा था। बिहार में समस्तीपुर में वो ट्रैक्टर से जोड़ने लगा, भाई के कहाँ बेचेंगे, इसको कोई फायदा ही नहीं है। समाचार पत्रों में आया, खबर आया, रविशंकर जी माननीय मंत्री जी ने, जो बिहार के ही बेटा है, पटना के बेटा है, जिन्होंने इसमें बहाल किया और जो कानून है उस कानून के मुताबिक वो बाजार दिल्ली में उन्होंने फोन किया और वहां से दिल्ली के मंडी का जो व्यापारी है उससे सीधे किसान के खेती से जो उत्पादन करने वाला है ट्रक से मंगवाएगा और
पैसा उसको मिला था 10 लाख मिलेगा या अपने छोड़ सका। तो ये तो है फायदा, किसानों को केवल फायदा ही फायदा है, कहीं कोई नुकसान नहीं है। और सब तरह की संकट का निदान करने के लिए सरकार तत्परता के साथ काम करेगी। और कई राउंड बात किया हमारे तोमर जी, हमारे मंत्री जो है पीयूष गोयल साहब हैं, आदरणीय अमित शाह जी, गृहमंत्री जी स्वयं, मगर ये आंदोलन समझौता करने के लिए नहीं है, बल्कि आंदोलन सरकार को खत्म करने के लिए इस दृष्टिकोण से किया जा रहा है, ताकि पूरे देश के किसानों को हम भड़का दें और पूरे देश में आंदोलन खड़ा करके हम अपने राजनीतिक वोटिंग सीखने का काम करें। इसलिए दिग्भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। और इसी का हमारे साथियों में पंजाब और हरियाणा के किसान ही कुछ लोग हैं, उसमें सब किसान नहीं, कुछ लोग किसान को चला रहे हैं। अब आपने देखा होगा धरना पर बैठ रहे हैं, भाई साहब धरना पर बैठ रहे हैं, काजू किशमिश खा रहे हैं। ये कौन किसान है भाई? हमारे किसान तो आज भी दिन भर खेत और खलिहान में काम करता है, बहुत मुश्किल से रात में जब घर जाता है तो रोटी और सब्जी और चावल का व्यवस्था होती है। फिर किसान को आज भी नहीं मिला, इस बात को स्वीकारता हूँ। इससे किसान को उत्पादन जो हो रहा है उसकी लागत उससे अधिक पैसा मिले, तो ये सरकार और ये सब काम है। ये जो कानून बनाया गया है ये सब किसानों की दशा को सुधारने के लिए कानून बनाया गया है, उनकी दशा को खराब करने के लिए नहीं। और पूरे देश में केवल मुट्ठी भर लोग, उसमें भी किसान नहीं, नकली किसान बन करके और देश को दिग्भ्रमित करने की कोशिश की जाएगी। इसलिए आज का ये जो सम्मेलन हो रहा है खासतौर पर, इसमें माननीय मंत्री जी अपने विस्तार से बात करेंगे। मैं बहुत शॉर्टकट में बोल रहा हूँ कि आप सब लोग सजग रहिए, सजग हैं भी। यहाँ के किसान लोग, बिहार के किसान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कहीं कोई आंदोलन नहीं है। हाँ, कुछ लोग देश के भाग में जाकर के अपने नेतागिरी करना चाहते हैं तो अलग बात। और राहुल गांधी जिसको खरीफ और रबी में फर्क नहीं मालूम है, राहुल गांधी गेहूं और चावल में फर्क नहीं जानता, भैंस और भैंसा में अंतर नहीं जानता। वो किसान आंदोलन कर रहा है, हमारे पास सोना के करोड़ के पैदा होगी किसान को 10 रुपया क्या लगेगा? ये सब बेईमान लोग या यहाँ का जो नेता है उस दल का लोग अच्छा हमारी सरकार का सबका साथ सबका विकास बढ़िया कर दिया, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। इनको है अपना विकास और अपने परिवार का विकास। ये लोग हैं जो बिहार के किसानों के हित को मारने का काम किया है। जब इनका राजपाट कहा तो केवल किसानों को दुर्दशा में डालने का काम किया है, और किसान के आंदोलन पूरा करना चाहिए। नकली लोग हैं, ये लोग समझा रहने का काम करना है। इसलिए आप सबको इतनी भारी संख्या में आए हैं, आप सब लोगों का स्वागत है। आपकी समस्या को सरकार तत्परता के साथ काम कर रही है, हर मोर्चे पर कर रही है। हमने देखा और ये सब जो लड़ाई हो रही है हर घर में, और बहुत सारे किसानों की समस्या है, इसके निदान के लिए सरकार तत्परता से काम करने की सरकार कर रही है। आगे भी जो आपकी समस्या होगी उसके निदान के लिए सरकार आगे बढ़ करके निश्चित तौर पर उसका निदान करेगी और आपको अधिक से अधिक राहत मिल सके उसके लिए हर संभव प्रयास करने का काम करेगी। मैं पुनः आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए अपने माननीय मंत्री जी के प्रति विशेष आभार व्यक्त करता हूँ कि आप हमारे बीच में किसानों को एक मार्गदर्शन देने के लिए आए हैं। तो इसके विशेष तौर पर आपको धन्यवाद देते हुए और सब लोगों को प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। यही आग्रह करना चाहिए कि ऐसे लोगों को और भी गाँव में संवाद करना है, और भी लोगों के बीच में बात करना है। ये सब हमारे भूखी भाई, ये सब किसान के हितैषी ना हुआ, किसान के विरोधी लोग हैं, इसलिए इसे सतर्क करने का काम है। सब लोगों को मेरा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के लिए हमारे चारों मंडल श्री नारायण कुमार, श्री विनोद कुमार, श्री अखिलेश कुमार, श्री संदीप कुमार और ओबीसी मोर्चा रवि जी का मैं धन्यवाद देता हूँ कि सबों ने मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन अच्छी तरह से कराया है। अब हमारे भी कुछ मीडिया कर्मी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधु यहाँ उपस्थित हैं। अब हमारे मंत्री जी से आग्रह है कि उन लोगों को हम वस्त्र देकर सम्मानित करें। श्री दिनेश शर्मा जी, ईडी
Francis Liu, श्री वेद प्रकाश जी प्रधान खबर, श्री अशोक शर्मा जी नव बिहार, पंकज कुमार परिधि, रंजन जी यहाँ उपस्थित हैं, जी के कैमरा मैन, उनसे भी आग्रह है ज्ञान। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच उपस्थित है बिहार सरकार के मंत्री, नए मंत्री बने का हम अपने पालीगंज विधानसभा में स्वागत करते हैं और इनसे आग्रह होगा कि हमारे कार्यकर्ता और जनता से हमेशा संवाद बनाए रखे, यही आग्रह करते हैं और आग्रह करते हैं कि हम लोगों को संबोधित करें। श्री जीवेश मिश्रा जी। भारत माता की, इससे ऊंची आवाज तो हमारी। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में इस मंच पर उपस्थित भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री और यहाँ के सर्वप्रिय, मनप्रिय, जनप्रिय, लोकप्रिय सांसद आदरणीय रामकृपाल यादव जी, और हम यूं कहे कि 15 में जब मैं चुनावी टिकट के लिए लड़ाई कर रहा था तो पार्टी ने सर्वेक्षक बनाकर इनको वहां भेजा और कतिपय लोगों ने प्रश्न उठाया कि सामाजिक समीकरण के हिसाब से वह बच्चा जिस समाज से आता है उसका ये जगह बनता नहीं है। और जब ये वहां गए, लोगों के बीच गए, लोगों को समझे, जाने और लौट के आने के बाद पार्टी से कहा कि अगर वह सीट कोई निकाल सकता है तो केवल वही बच्चा निकाल सकता है जिसका नाम जीवेश कुमार है। तो मैं विशेष रूप से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि निश्चित रूप से आपने एक अवसर, जो एक मौका उस समय दिया, वही आज उसी को बिहार सरकार के मंत्री के रूप में दोबारा जीतने के बाद पार्टी ने, सरकार ने अवसर दिया है काम करने का। आपके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। मंच पर हमारे यहाँ के सम्मानित पटना ग्रामीण के जिलाध्यक्ष, जिनकी अध्यक्षता में आज ये कार्यक्रम हो रहा है, आदरणीय आशुतोष कुमार जी, संचालन करता श्रीमान राजकुमार जी, और यहाँ पूर्व विधायक आदरणीय राम जन्म शर्मा जी यहाँ से प्रत्याशी रहे थे और पूर्व विधायक विक्रम से थे, आदरणीय राम जन्म शर्मा जी, आदरणीय अचल सिन्हा जी जो प्रभारी हैं, श्रीमान अशोक वर्मा जी, रविंद्र रंजन जी, अजय सिंह जी, शिवेंद्र धारी जी, राजकुमार शर्मा जी, मनोज कुशवाहा जी और राजकिशोर शर्मा जी जो जिलाध्यक्ष किसान मोर्चा के हैं, पंकज शर्मा जी मुखिया हैं, और बहन दिव्या गुर्जर जी, बहन रेणु जी, विनोद शर्मा जी, नारायण कुमार जी और अखिलेश्वर यादव जी, अपने सभी मंडल के मंडल अध्यक्ष जी, सभी पार्टी के वरिष्ठ कनिष्ठ कार्यकर्ता बंधु बांधवगण, सभी छायाकार एवं पत्रकार बंधुगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथीगण, और जिनका नाम मैं नहीं बोल पाया वैसे सभी महान किसान बंधु बांधवगण, जिनके चरणों में मैं सादर प्रणाम समर्पित करता हूं। आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आप सभी का भारतीय जनता पार्टी एवं बिहार सरकार की तरफ से भी आपका वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज का जो समय निर्धारित था,
हम लोग किसान गोष्ठी बोल करके इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। देश के अंदर आपको याद होगा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने एक बात कही थी कि रोटी भगवान है और इसको पैदा करने वाला किसान भगवान से बढ़कर है। और स्वामी जी की इस बात को अगर स्वतंत्र भारत में किसी प्रधानमंत्री जी ने जमीन पर उतारने का अगर प्रयास किया, काम किया, तो निश्चित रूप से उसका नाम माननीय नरेंद्र मोदी जी है, जिन्होंने इस सपने को जमीन पर उतारने का काम, करने का काम किया और जिसने कहा कि हमारी सरकार गांव की गरीबों और किसानों का, हमारी सरकार इसके लिए काम करेगी, गरीबों और किसानों के लिए यह सरकार तत्पर रहेगी। और उन्होंने 14 में ही एक प्रण लिया था कि 2022 तक यहाँ के भारत के किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे और उस दिशा में कई सुधार के कार्यक्रम उन्होंने किया। और जरा पूछिए कांग्रेस वालों से, हम तो पूछना चाहते हैं बाबुओं से जिन्होंने इस देश पर राज किया है, उनकी अम्मी से, उनके घर के लोगों से पूछना चाहते हैं कि आपने अगर इस देश पर राज किया है तो 70 वर्षों में यहाँ के किसानों के लिए पेंशन की योजना आप क्यों नहीं लाए। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि आपने इस देश पर अगर राज किया है तो 70 वर्षों में किसान सम्मान निधि आपने क्यों नहीं दिया। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि आपदा के अंदर जो दुष्कृत आपके द्वारा बनाया गया, जो पहले से ये कानून आ रहा था, उसको बदलने की हिम्मत आपने क्यों नहीं जुटाई। और जिस सरकार ने उस दिशा में बढ़कर काम करने का निर्णय लिया है, उसके खिलाफ भ्रम उत्पन्न करना, ठीक कहा पूर्व के वक्ताओं ने। वो मेरे लिए तो कुछ कहने के लिए आदरणीय हमारे अभिभावक ने छोड़ा ही नहीं, विस्तार पूर्वक विषयों को रखने का काम किया। अचल जी ने तो बड़ा सही तरीके से बिल का जो मूल है उसको, उस विषय को रखने का काम किया। अशोक जी ने विस्तार से बताया कि केवल 10% किसान समितियां आज बिल के विरोध में पहुंची हुई। और जान लीजिए, मैं सार्वजनिक मंच से कहना नहीं चाहता हूं, आज ये नरेंद्र भाई मोदी के खिलाफ अगर कोई आदमी अपनी आवाज बुलंद करता है तो किस प्रकार के लोग उसके साथी बनते हैं, जरा इसकी भी चिंता करनी पड़ेगी। जो देश विरोधी ताकत है, आखिर वही जाकर क्यों बैठने का काम करते हैं, जिसके खिलाफ जो नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं, उनके साथ इनके क्या संबंध है, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। और जरा विचार कर लीजिएगा इस बिल पर। जो बिल आया वो है क्या? किसान संगठनों ने पहले कहा कि केवल एमएसपी पर हम ठोस आश्वासन चाहते। अरे गिरगिट भी इस प्रकार से अपने रंग को नहीं बदलता है। पहली बार आप कहते हैं कि हम एमएसपी पर ठोस मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सरकार का ठोस आश्वासन चाहते हैं। और सरकार जब आपको बुलाती है, बिठाती है, बात करने के लिए बुलाती है, तो आप अपनी पीठ उधर करके बैठते हैं। ऐसी समाचार भी छनकर मीडिया के माध्यम से आपके बीच आया होगा कि जब हम आपका अभिनंदन करते हैं, जब आपका वंदन करते हुए आपको बुलाते हैं, तो आप पीठ हमारी तरफ कर कर बैठते हैं और पर्चा उठा कर दिखाते हैं हाँ या ना। इस प्रकार से बात नहीं होती है, ये बात नहीं है। अगर आप देश विरोधी ताकतों के भ्रम में आकर अगर कोई रगड़ा लेकर सरकार के सामने खड़े हुए हैं, तो हर देश विरोधी ताकतों को मचल देने की, मसल देने की आज ताकत रखता है, हिम्मत रखता है। और हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हमारे लिए देश प्रथम है, हमारे लिए परिवार भी दूसरे नंबर पर आता है, हमारे लिए देश प्रथम है। और सरकार ने कहा है, प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि हम एमएसपी से कोई छेड़छाड़
नहीं कर रहे हैं। एमएसपी लागू रहेगा, और जब एमएसपी लागू रहेगा तो आपको आपत्ति क्या है? अब आपत्ति कहां है जरा जान लीजिए। पूरे देश के अंदर हम तो प्रोत्साहित कर रहे हैं, हम तो राज्यों को, भारत की सरकार राज्यों को प्रोत्साहित कर रही है कि आप अधिक से अधिक मटेरियल एमएसपी पर खरीदिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर लीजिए, और केवल 6% खरीदारी अभी भी सभी जगहों को मिलाइएगा तो हो रही है, और उसमें 80-84% लोग पंजाब और हरियाणा के शामिल हैं जो एमएसपी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जरा देख लीजिए देश के अंदर कितने किसान हैं। आज इस देश के प्रधानमंत्री ने 10 करोड़ 62 लाख किसानों के खाते में 6,000 रुपया भेजने का काम किया। अकेला बिहार में हम लोग 74 लाख से ऊपर किसानों के खाते में 6-6 हजार रुपया डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से भेजने का काम किया। और जरा पूछिएगा कभी राहुल, मैं पत्रकार बंधु बांधवों से कहना चाहता हूं कि अब पूछिएगा आप अपने माध्यम से जरा राहुल गांधी जी से कि हम लोग इंटरमीडिएट में पढ़ते थे, उनके पिताजी सीतामढ़ी के डुमरा मैदान में आए थे और बड़े फख्र से कह रहे थे कि हम 1 रुपया जो भेजते हैं वो 15 पैसा पहुंचता है अंतिम व्यक्ति के लिए। आज तो सीना ठोक कर भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जो 6,000 भेजते हैं वो पूरा का पूरा 6,000 किसानों के खाते में जाता है। क्या ऐसी व्यवस्था लागू करने वाले को सत्ता से हटा देना चाहिए? क्या उस व्यवस्था को रखना चाहिए कि 1 रुपया भेजे और 15 पैसा आपके खाते में जाए? तो मतलब साफ है, ये बिचौलियों की सरकार चलाने वाले लोगों को बिचौलियों से मोहब्बत हो गया है। और ये पूरे के पूरे षड्यंत्र में कहीं कोई किसान भाई रोड पर नहीं है। पूरे के पूरे षड्यंत्र में ये बिचौलिए सड़क के ऊपर तांडव मचा रहे हैं, जिनके सामने आने वाले दिनों में खतरा उत्पन्न होने वाला है, जिनके सामने आने वाले दिनों में रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न होने वाली है। अरे क्या बुरा कह दिया। पॉइंट नंबर 1 कि आप अपने सामान को कहीं भी देश में बेच सकते हैं। हमने तो ई मंडी उपलब्ध कराया, देश भर के 700 बाजारों को ई मंडी से जोड़ने का काम किया है। अब यहाँ के महान किसान, मुझे मालूम है कि जिस धरती पर मैं बैठा हूँ किसानी के लिए यह बड़ा ही अग्रगणी जगह है, और यहाँ के महान किसान निश्चित रूप से यहीं बैठकर सर्च करेंगे कि हमारे फसल की कीमत कहाँ ज्यादा है, और उस बाजार को संपर्क करके अधिक मूल्यों पर वहां सामान बेचकर 2 पैसा अधिक कमाएंगे। तो क्या ये गलत काम कर दिया क्या? हाँ या ना में बताइएगा कि अगर आपको एमएसपी से ज्यादा पैसा भी कहीं मिले तो क्या ये गलत कर दिया क्या नरेंद्र भाई मोदी ने? तो ये पहली बात इस बिल के अंदर लाई गई कि आपके लिए बाजार को ओपन कर दिया गया। लोगों ने कहा कि अब तो बाजार समितियां मर जाएगी, तो वहां क्या होगा? तो बिहार के लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 2007 से वो कानून बिहार के अंदर लगभग लागू है। क्या बाजार समिति मर गई है क्या? बाजार समितियां आज भी अपने स्टाइल में अपने व्यापार को कर रही है। किसानों के पास ऑप्शन है, अपने माल को कहीं बेच सकती है। और ठीक ही कहा कि एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट 55 में आप लगाए और 14 तक आप उसको हिला नहीं पाए। और आज अगर ये सरकार कह रही है कि किसान जो मेहनत करके फसल उपजाता है उसको उसका मुंहमांगा दाम अगर कहीं मिले वहां बेचने के लिए वो अगर फ्री है, तो आपको बीच में 1-2% जो आता है उसके लिए आप उस किसानों का गला काटने पर खड़े हो गए हैं आज भीड़ जुटाकर दिल्ली के अंदर। और मुझसे तो एक बार ऐसे ही बहस हो रहा था। आप जरा ठीक से पूछिएगा, ईमानदारी से मैं एक बड़ा आग्रह करके विनती करना चाहता हूं आप सभी लोगों से कि ईमानदारी से आप पूछिएगा उन लोगों को जो कहीं मिल जाएंगे चौक चौराहे पे कृषि बिल का विरोध कर रहे होंगे, थोड़ा आवाज घटा ही दीजिए, थोड़ा घटा दीजिए। खूब ईमानदारी से पूछिएगा विनती करके कि मान्यवर आपने इस बिल को पढ़ा है क्या? राजद के साथियों को पूछिएगा, कांग्रेस के साथियों को पूछिएगा। पार्टी का मैं स्पोक्स पर्सन था, ऐसे ही एक बार सीएए के ऊपर
देश की अग्रणी टीवी चैनल पर पार्टी की तरफ से डिबेट में हिस्सा लेने का अवसर मुझे मिला। और जब मैंने पूछा अपने साथ के मित्रों से, पैनलिस्टों से, दूसरे दल के राजद के साथी से कि भाई मुझे बताइए कि आपने सीए को पढ़ा है क्या, तो चैनल पर तो बड़ा रिएक्शन उनका आया। ये तो लगता है कि सब कुछ आप केवल भाजपा वाले ही पढ़कर आते हैं, हम लोग तो पढ़ते लिखते नहीं। बड़ा रिएक्शन उन्होंने जवाब दिया। जब डिबेट खत्म हो गया तो मैंने बड़े प्यार से उनके हाथ को पकड़ा और हमने पूछा कि जरा ईमानदारी पूर्वक आप बताइए कि आपने सही में बिल को पढ़ा है कि कभी अवसर मिल गया टीवी पर कुछ सुनने का, उसके आधार पर आप डिबेट में आए हैं कि सचमुच सीए को पढ़ा है। अब ईमानदारी से बता दीजिए, यहाँ कोई कैमरा नहीं है, हम और आप हैं। उन्होंने कहा ये बात तो आप सच कह रहे हैं कि बिल तो नहीं पढ़े। तो वैसे ही आप जाइए पूछिए उनसे कि आपने इस बिल को पढ़ा है क्या। ये 3 बिल है, इसमें 3 अमेंडमेंट है, आपने पढ़ा है क्या। और जो गदर मचाने के लिए सड़क पर उतरे थे उनसे जरा पूछिएगा कि इस बिल को पढ़ा है क्या, इस बिल के अंदर खामी क्या है। 3 बार वार्तालाप करने जो लोग गए उन्होंने कहा कि बिल में हमको एमएसपी पर ठोस आश्वासन चाहिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के नेता का स्टेटमेंट आता है कि एमएसपी जारी रहेगी, एमएसपी से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। तो उन्होंने अपनी बात बदल दी कि हमको तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर एलर्जी है। और क्या भ्रम फैला रहे ये माले के लोग, राजद के लोग, कांग्रेस के लोगों में कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपकी जमीन ले लेगा बड़ा बड़ा पूंजीपति आकर। और 2 ही नाम वो जानते हैं देश भर में पूंजीपतियों का, एक अडानी, दूसरा अंबानी। और उससे ज्यादा लोग यहाँ व्यवसायी हैं, इस देश को दे रहे हैं टैक्स, आज देश के विकास में शामिल हैं, उनका नाम भी नहीं जानते हैं। आप पूछ लीजिएगा ठीक से तो 2 ही नाम लेंगे कि ये तो चाहते हैं कि जमीन उठाकर अडानी अंबानी को दे। उनको पता नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है क्या। इस देश में पहले भी और सुनियोजित तरीके से नहीं, ये अनसिस्टमैटिक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता था। जहां जहां चीनी मिल है वहां चीनी मिल के मालिक किसानों को कहते थे कि आप इतना एकड़ में चीनी गन्ना उपजा के हमको दीजिए। और ये सुनियोजित नहीं था, सरकार की उसमें पकड़ नहीं थी, मालिक सीधा किसानों के साथ इस काम को कर लेता था। ये नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है, इसने कहा कि अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करोगे तो किसानों से इन शर्तों पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी। और जब रेट कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस वहां भी लागू रहेगा। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर जरा कल्पना करिए कि आईटीसी के लोग यहां आवे और आशीर्वाद आटा की फैक्ट्री डाल दे और कहे कि 50 एकड़ का गेहूं हमें चाहिए। और कल दूसरी कंपनी वाले आवे, हम कहते हैं बाबा आ जाए रामदेव जी, वो अपनी एक फैक्ट्री डाले और वो कहे कि 100 एकड़ का गेहूं मुझे चाहिए। तो प्राइस किसकी बढ़ने वाली है, किसकी बढ़ने वाली है। अब ये तो कोटा परमिट राज चलाने वाले कांग्रेस के लोग, उनको तो दुख होगा ही ना कि कोटा परमिट राज जब जब टूटा है तो कांग्रेस के जेब में पैसा जाना बंद हो गया। और वो पैसा जब किसानों की जेब में आएगा तो किसान खुशहाल होंगे। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में जिस प्रकार का भ्रम पूरे देश में पैदा किया जा रहा है, हम तो आग्रह करेंगे कि एक बार पूरी व्यवस्था को आप भी पढ़ लें और उन लोगों से अवश्य पूछें कि भ्रम पैदा न करें। मैं धन्यवाद देता हूं बिहार के सभी महान किसान भाइयों को। हम तो स्वयं किसान परिवार के लोग हैं, हम लोगों ने तो देखा है। आजकल तो बहुत आदमी को पूछिएगा जो 1 बीघा में कितना आलू का बीज लगेगा, तो मोबाइल जेबी में होगा तो खोल के गूगल निकालेगा, पढ़ेगा जो कितना लगेगा। कहीं उपजाया नहीं होगा, वो भी कई जगह पर बयान दे रहा है। और ठीक ही कहे हमारे आदरणीय सांसद जी ने कि जो रब्बी और राई, जो रब्बी नहीं समझता है, दलहन नहीं समझता है,
वो भी अपना अपना वक्तव्य, अपना अपना ज्ञान बांट रहा है जा करके। और उनको बुला के ठीक से पूछ लीजिएगा कि 1 बीघे की बुआई में कितना गेहूं लगेगा, तो उनको मालूम नहीं है। और देश के किसानों के हित में पहली बार देश के आजादी के बाद मिट्टी भी बीमार पड़ता है, इसकी चिंता किसी ने किया तो उसका नाम मानवर नरेंद्र मोदी जी है। आपने क्यों नहीं किया? जरा पूछिए तो उनसे कि 55 साल तो आप अपने परिवार वाले लोग जो अपना विकास कर रहे थे, आपने भी यहाँ राज किया, तो आपने क्यों नहीं मिट्टी की चिंता कर लिए होते? आज किसानों की फसल कैसे बढ़े, इसीलिए मिट्टी के स्वास्थ्य की भी चिंता करते हुए सॉइल हेल्थ कार्ड जैसे चीजों को कृषक के हित में लाने का काम अगर किसी ने किया तो उसका नाम नरेंद्र भाई मोदी है। और इस देश के सभी किसानों को उनके ऊपर भरोसा है कि आज जो बिल उन्होंने लाया है वो किसान के हित का बिल है, किसान के फायदे के लिए बनाया गया बिल है। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में पूरे देश के अंदर एक नई क्रांति के साथ, एक नई आमदनी के साथ किसानों की जिंदगी में नया रोशनी आने वाला है। और ये सरकार किसानों के लिए प्रतिबद्ध है। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि समय बहुत हो गया है, हमको वापिस पटना भी जाना है। कुछ विभागीय आज एक समीक्षा भी है टूरिज्म विभाग का। हम तो कुछ विभाग पर भी कहते, लेकिन बगल में हमारे पूर्व विधायक जी ने कहा कि बेरोजगारी भत्ता को बढ़ा दीजिए। हमने कहा कि हमारे सरकार का संकल्प है रोजगार ही देना, बेरोजगार बनाना संकल्प नहीं है। तो 20 लाख रोजगार हम लोग देने वाले हैं। और 20 लाख रोजगार कैसे देंगे इसका ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिए हैं। उस पर सरकार अपने कैबिनेट में उस पर हम लोगों ने मुहर भी लगा दी है। और पूरा का पूरा विभाग उस दिशा में काम करना प्रारंभ कर दिया है। तो रोजगार सृजन पर हमारा विशेष जोर है। और एक बाबूजी थे यहाँ, कभी कभी चिंता करते हैं लोगों की। विधानसभा चलेगा तो दिल्ली में बिहार करते हैं, बिहार के लोग दिल्ली में बिहार करते हैं। और जब विधानसभा अभी उन्होंने कल कहा है कि सरकार को 1 महीने का मैं अल्टीमेटम देता हूं, मैंने कहा ओ इसका मतलब तय है कि बाबूजी अभी और 1 महीना दिल्ली में निवास करेंगे। तो ये तो साफ है बिहार की चिंता नहीं उनको। और जो बिहार की चिंता कर रहे हैं उनके खिलाफ अनर्गल प्रलाप करने का काम करते हैं। तो कभी अवसर मिलेगा तो बिहार सरकार की योजनाओं को भी आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। आप सभी लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि बिहार की सरकार, ये देश की सरकार, ये श्रमिकों के हित में, किसानों के हित में बहुत सारा काम कर रही है। आप अपने अपने जगह श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन अवश्य करावें। 14 प्रकार का बेनिफिट हम उनको देने जा रहे हैं। और अभी हमने 4 दिन पहले निर्णय लिया है कि सिंगल विंडो सिस्टम पेमेंट करेंगे। पेमेंट में पहले असुविधा होती थी कि पहले जो श्रमिक हैं उनके प्रथम 2 पुत्री की शादी में सरकार 50-50 हजार रुपए की मदद देती है। लेकिन कई बार वो अप्लाई किए, पुत्री की शादी हो गई और बरसों लग गए, वो पैसा नहीं आता था। मैंने विभाग को निर्देश दिया है कि सिंगल विंडो सिस्टम पेमेंट होगा। और आप दिनांक डेट तय करिए कि कितने वर्किंग डे में हम उनके खाते में पैसा भेजेंगे। सख्ती से इसका अनुपालन होना चाहिए। तो कई प्रकार का काम कर रहे हैं। अभी रोजगार कैसे देंगे, ढाबा के क्षेत्र में भी अगर कोई होटल खोलेगा, ढाबा खोलेगा, उसको भी सब्सिडी के दायरे में किस प्रकार लाए, किस प्रकार वातावरण बने यहाँ टूरिस्ट को आने का, पर्यटक यहाँ आवे, उसके लिए अच्छे वातावरण का निर्माण हो। कि हम लोग जैसे दिल्ली से चलते हैं शिमला के लिए तो एटमॉस्फेयर भी अच्छा होता है। तो सब पर विचार कर रहे हैं। और निश्चित रूप से इन सारे कामों को जब अमली जामा पहनाएंगे तो रोजगार का भी सृजन होगा। उस दिशा में भी काम करें। आपकी चिंता थी खान का, तो खान में भी बवाल मचा हुआ है। 3-4 दिनों से चोरों की सामत आई हुई है। थोड़ा धैर्य रखिए, खान को भी ठीक करेंगे, विश्वास रखिए। इन्हीं विश्वास और उम्मीद के साथ आप सभी मनुष्य रूप में उपस्थित
भगवान के दूसरे रूप। हम तो किसानों को विष्णु का ही सहायक कहते हैं कि आप तो पालक हैं, आप तो लोगों का भरण पोषण करते हैं। तो हे विष्णु के सहायक, हे ईश्वर के स्वरूप किसान भाई, सभी हमारे महान कार्यकर्ता बंधु बांधवगण, सभी आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं और आग्रह करता हूं कि आप हमारे प्रणाम को स्वीकार करें और हृदय से मुझे भी आशीर्वाद दें कि बिहार सरकार ने जिस काम को हमारे जिम्मे लगाया है उसमें हमको यश की प्राप्ति हो। मैं अपने लिए भी चलते चलते बस इतना मांगता हूं, पुनः प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम